हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। हम पूरा बिजनेस इनकम निकालना सीख गए हैं, लेकिन उसमें हम लास्ट क्लास में भी बात किए थे, कुछ क्वेश्चन जब कर रहे थे कि डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर एक्ट वो नीचे अलग से दिया रहता है ना। क्वेश्चन में तो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन हमारे हिसाब से क्लेम कर लेते हैं, नीचे में अलाउएबल एज पर एक्ट कितना अलाउ होगा वो दिया होता है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है पीजीबीपी का। एक छोटा सा टॉपिक है एग्जाम के लिए, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ साथ पढ़ लो। आज के क्लास में ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हमारा पीजीवीपी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है यहां से आने का, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बता दूंगा, और साथ में हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन सीख लेंगे कि किस हिसाब से डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट में कैलकुलेट होता है। नॉर्मल तो हम WDB SLM जानते हैं अकाउंटिंग में कैसा होता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में कैसा होता है वो हम आज सीख लेंगे। ठीक है, आओ। टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन, जो कि सेक्शन 32 के अंदर में आता है। डेप्रिसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम ट्रीटेड अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इन सिंपल लैंग्वेज, डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स वेयर एंड टियर एंड पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, आ जाओ क्या क्या है देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं हम आउट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। जो प्रॉफिट एंड गेन्स होता है उस पर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं वहां से। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कुछ केसेस में अदर सोर्सेस में भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है। कौन से केसेस में, ये एक स्पेसिफिक केस है। इन केस ऑफ एसेट लेट आउट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड लेटिंग इज नॉट द रेगुलर बिजनेस ऑफ द एसएससी। मैं किसी को गाड़ी भाड़े में दिया, गाड़ी भाड़े में देना मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन ऐसे ही एक आदमी मांग लिया कि 10 दिन के लिए भाड़े में दे दे, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। मैं बोला चल ठीक है यार, गाड़ी घर में खड़ा है, 10 दिन मुझे काम भी नहीं है, दे देते हैं। गाड़ी भाड़े में देना मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस कुछ और है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, लेकिन एक आदमी मेरे से गाड़ी मांगा, मुझे लगा कि 10 दिन मेरा गाड़ी खड़ा रहेगा, कोई काम नहीं है, चल भाड़े में दे देते हैं, तो वो भाड़े में ले गया। वो जो इनकम आता है, वो भाड़े का इनकम, वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। मतलब बेसिकली वो लेटिंग आउट ऑफ इनकम जो कि तुम्हारा रेगुलर बिजनेस नहीं है, अलग टाइप का, मतलब जो वन टाइम है, ओकेजनल है, वो अदर सोर्सेज में। और तो उस एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होता है वो हम अदर सोर्सेज में चार्ज करते हैं नॉर्मली, वरना बिजनेस प्रोफेशन में होता है। डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली ऑन कैपिटल एसेट। जो फिक्स्ड एसेट है, जो फिक्स्ड या कैपिटल एसेट है, उसी में अलाउ होगा, बाकी में अलाउ नहीं होगा। डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली ऑन कैपिटल एसेट, नेमली बिल्डिंग पर अलाउ होता है, मशीनरी पर अलाउड होता है, प्लांट, फर्नीचर, इनटेंजिबल एसेट्स, इन सभी पर अलाउड होता है। ठीक है, तो कैपिटल एसेट्स पर ही अलाउड होगा। देखो कैपिटल एसेट में ना लैंड नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लैंड को कैपिटल एसेट का दर्जा नहीं दिया गया है, तो हमारा जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर हमें कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। बाकी सभी पर मिलता है, चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, प्लांट, फर्नीचर, कोई इंटेंजिबल एसेट हो, कोई भी चीज हो, इस पर मिलता है। कैपिटल एसेट अदर देन दिस शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, यूज ऑफ एसेट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर तुम्हें एसेट को यूज करना पड़ेगा, यूज करना जरूरी है। अगर तुम एसेट को यूज नहीं कर रहे हो तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। यूज करने का मतलब ये नहीं है कि एसेट को पूरा प्रॉपर यूज करना ही, जैसे जनरेटर होता है। अब जनरेटर कब यूज होता है, जब लाइन जाता है, लाइन गया, प्रॉब्लम हुआ, तब जनरेटर। अगर मान लो साल भर लाइन गया ही नहीं, तो क्या जनरेटर यूज नहीं, क्या जनरेटर यूज नहीं हुआ तो क्या जनरेटर पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? मान लो मेरे ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर है, मैं 100 एम्प्लॉय रखा हूं। इस साल बिजनेस थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, तो मैंने 20 एम्प्लॉय मेरे खाली है, 20 एम्प्लॉय नहीं आ रहे हैं, छुट्टी पर है, एक साल से छुट्टी पर है, तो 20 तो कंप्यूटर यूज नहीं हुआ, तो क्या उन 20 कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये जो एसेट्स होते हैं, आइदर तुम्हें यूज करना पड़ेगा, और रेडी टू यूज, जनरेटर एक रेडी टू यूज आइटम है। रेडी टू यूज मतलब वो एक इमरजेंसी सिचुएशन पर यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स इमरजेंसी सिचुएशन पर यूज होता है। अगर फायर हुआ ही नहीं तो एक्सटिंग्विशर यूज ही नहीं होगा, वो तो लगा का लगा रह जाएगा, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो यूज का मतलब सच में पूरा प्रॉपर यूज करना नहीं, अगर वो रेडी फॉर यूज है और वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, तो फिर हम उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ कर देते हैं। ठीक है, टिल असेसमेंट ईयर 91-92 डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर वाज अलाउड इवन इफ एसेट वाज यूज्ड फॉर वन डे ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4 to 1992 असेसमेंट ईयर 92-93 द डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड एज अंडर। अगर कोई नया एसेट है,
जो कि तुम साल के बीच में एक्वायर किए हो। देखो नॉर्मली इनकम टैक्स एक्ट क्या करता है ना, फॉर सिंप्लिसिटी दो पार्ट में डेप्रिसिएशन देता है, या तो फुल ईयर का या तो हाफ ईयर का, दो ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं। फुल ईयर का तब होता है जब मोर देन 6 मंथ्स का इस्तेमाल होता है। जब 6 मंथ से एक भी दिन ज्यादा हो गया तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। और अगर हाफ है मतलब लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ से अगर एक भी दिन कम है या टोटल साल भर में एक ही दिन यूज हुआ है तब भी तुम्हें हाफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर सिंप्लिसिटी ये क्या क्या है, दो पार्ट में, लेस देन 6 मंथ हाफ ईयर, मोर देन 6 मंथ फुल ईयर। ठीक है, इन केस ऑफ न्यूली एक्वायर्ड एसेट, अगर वो ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर हुआ है, नया खरीदे हो और 6 महीने से ज्यादा, मतलब कितना तारीख होगा ये, 6 महीना, 1 अप्रैल से 6 महीना कैलकुलेट कर लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 30 सितंबर, सितंबर 30 का महीना होता है शायद, हाँ 30 सितंबर से पहले अगर एसेट खरीदे हो और साल भर मतलब और बाकी पूरा मार्च तक यूज किए हो तो उस केस में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा, और 30 सितंबर के बाद खरीदे हो तो फिर हाफ ईयर का मिलेगा। क्लियर है बात? तो यही वही है 180 डेज, 6 मंथ 180 डेज और लेस देन 180 डेज, ये रूल है 180 डेज वाला। अगर लेस देन 180 है तो हाफ, मोर देन 180 है तो फुल। ठीक है, नेक्स्ट, if the asset was acquired in any earlier previous year prior to 23-24 but put to use during the previous year, 180 condition shall not be applicable, पूरा ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड if the asset has not been used at all, एक बार भी यूज नहीं हुआ in the relevant previous year where SSC can't prove it as a standby asset held for the business। हम अगर उसे स्टैंड बाय के नाम पर प्रूफ नहीं कर पाए तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जैसे जनरेटर है, जनरेटर इज ए स्टैंड बाय एसेट, स्टैंड बाय मतलब इमरजेंसी सिचुएशन पर काम आएगा, तो वो चले भले यूज हो ना हो, जनरेटर पर पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर स्टैंड बाय एसेट है तो फिर मिल जाएगा, लेकिन अगर स्टैंड बाय भी नहीं है और साल भर यूज भी नहीं किए हो तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 एसएससी एक्वायर्ड अ न्यू मशीन 3 लाख रुपए का, जिस पर डेप्रिसिएशन का रेट है 30% का, एंड दिस न्यू मशीन इज पुट टू यूज इन द ईयर ऑफ इट्स एक्विजिशन एज अंडर। कब कब यूज किया गया? फर्स्ट सिचुएशन, न्यू मशीन एक्वायर्ड ऑन 25/7/2023 बट 25/8/2023 को यूज किया गया। क्या ये 180 डेज से ज्यादा है? यस, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा, फुल ईयर। ठीक है, उसके बाद न्यू मशीन एक्वायर्ड ऑन 25/7/2023 एंड पुट टू यूज ऑन 25/10/2023। कौन सा डेट देखना है? पुट टू यूज, खाली खरीद लेने से नहीं होगा, जिस दिन से यूज करना शुरू किया। तो पुट टू यूज में लेस देन 180 डेज है। कैसे पता चला सर? गिन लो, 10वां महीना का 6 दिन, 11वां महीना का 30 दिन, 12वां महीना का 31 दिन, जनवरी का 31 दिन, फरवरी का 28 दिन, 29 दिन, 2024 आ जाएगा। 2024 इज अ लीप ईयर। ठीक है, और मार्च का 31 दिन, कैलकुलेट कर लो, 30 30 60 और 60, 120, 150 दिन ये हो गया, 150 दिन ये हो गया, और 1 2 और 6, 156 डेज हो रहा है, 180 डेज नहीं हो रहा है, 156 डेज हो रहा है। तो उस केस में डेप्रिसिएशन हाफ मिलेगा, हाफ। हाफ मतलब 3 लाख का 30%, 90,000 होता है, 90,000 का आधा 45,000 का डेप्रिसिएशन मिलेगा, यहाँ पर पूरा 90,000 का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू मशीन एक्वायर्ड ऑन 25/7/2000 एंड इट्स एक्चुअल यूज स्टार्टेड ऑन 25/10/2024। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में हुआ है तो नेक्स्ट ईयर में फुल डेप्रिसिएशन। न्यू मशीन एक्वायर्ड ऑन 25/7/2023 एंड मेड रेडी फॉर यूज ऑन 5/8/2023 बट इज एक्चुअल यूज स्टार्टेड ऑन 25/4/2000। रेडी टू यूज है ना, रेडी टू यूज तो मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, रेडी टू यूज केस में डेप्रिसिएशन पूरा मिल जाएगा। सॉल्यूशन तुम्हें यहाँ दिया हुआ है, तुम चाहो तो उसको भी एक बार रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी। ये एसएससी के नाम से होना चाहिए, एसएससी उसका मालिक होना चाहिए। किसी और के एसेट पर हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, एसेट का मालिक मेरा होना जरूरी है। ठीक है, एसेट एक्चुअली यूज फॉर द बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर, एसेट को बिजनेस में यूज करना जरूरी है। अगर कोई एसेट पर्सनल यूज के लिए है, मतलब घर में जो टेलीविजन लगा हुआ है, क्या मैं उसका डेप्रिसिएशन अपने बिजनेस में ले सकता हूं? नहीं। तो एसेट बिजनेस का होना चाहिए, घर का पर्सनल एसेट यहां पर अलाउड नहीं होगा।
नेक्स्ट, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ एसेट, जिस साल तुम एसेट को बेचोगे वो साल तुम्हें कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, full particulars of asset on which depreciation is charged must be furnished to the assessing officer। तुम ऐसे ऑफिसर को पूरा एसेट का डिटेल जरूर से तुम्हें देना पड़ेगा। और लास्ट, क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट ऑप्शनल। ऐसा नहीं हो सकता मन किया तो डेप्रिसिएशन क्लेम किए, मन किया तो नहीं किए। डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी होता है और वो तुम्हें क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन WDB मेथड, कौन से एसेट पर कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा ये फिक्स कर दिया गया है, तुमको इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तुम चाहे जो करो, तुम्हारा एसेट भले 2 साल में खराब हो जाए, उससे इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स बोलता है कि हम इसी रेट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन देंगे, इसी रेट के अकॉर्डिंग अलाउ करेंगे। बिल्डिंग, हर प्रकार का बिल्डिंग 5%, नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग 10%। नॉन रेसिडेंशियल मतलब फैक्ट्री, ऑफिस, ये सब जो होता है ये जल्दी खराब होता है, तो उस पर 10% का डेप्रिसिएशन है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल मतलब घर नहीं, तुम्हारा घर नहीं, जो तुम्हारे बिजनेस में रहने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मतलब मान लो मेरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मैंने 2 बिल्डिंग बनाया, एक ऑफिस का बिल्डिंग जहां पर प्रोडक्शन से रिलेटेड सब कोई काम करते हैं, और उसी फैक्ट्री के अंदर एक और बिल्डिंग है जहां पर एम्प्लॉइज रहते हैं। वो मेरा घर नहीं है, वो मेरा बिजनेस है, लेकिन एम्प्लॉय वहां रहते हैं, वो यूज हो रहा है रेसिडेंशियल पर्पज से, लोग वहां रहते हैं, तो उस पर 5% मिलेगा। और जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, उस पर 10 मिलेगा। मेरे घर पर नो डेप्रिसिएशन, वो एक पर्सनल एसेट है, वो बिजनेस एसेट है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, 40% ब्लॉक, ऑल बिल्डिंग्स एक्वायर्ड ऑन आफ्टर, ये 40% को छोड़ दो, तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स जो होता है, जैसे टीना का शेड हो गया, या कहीं पर मान लो हम टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए हैं, मतलब ऐसे लोहा वोहा खड़ा करके टीना वीना डाल के टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए हैं कुछ काम करने के लिए, तो वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर पर 40% का तुम्हें डेप्रिसिएशन मिलता है। चाहे वो वुडन का हो, लोहे का हो, या सीमेंट वगैरह से भी टेम्परेरी नहीं बनाते, घर स्टोर रूम वगैरह टेम्परेरी बना देते हैं, ये सब टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स पर 40% मिलता है। नॉर्मली 5%, ऑफिस बिल्डिंग हुआ तो 10%, टेम्परेरी स्ट्रक्चर हुआ तो 40%। सेकंड, फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर जितना भी होगा आइटम 10%, जितना भी फर्नीचर आइटम होगा, चाहे वो लकड़ी का हो, कोई भी प्रकार का फर्नीचर हो, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो, सब कुछ, फैन लाइट सब कुछ 10%, ठीक है। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10%। प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, ये एयर कंडीशन वगैरह, ये सब पर आइटम पर 15%। आइटम याद रखना है, परसेंटेज याद रखना है। इनलैंड वेसल और ओशन गोइंग शिप, बड़े बड़े जो शिप बिजनेस होते हैं, बोट्स होते हैं, उस पर 20%। 30% आता है मोटर बस, लॉरी, बड़ा बड़ा ट्रक लॉरी, मोटर टैक्सीज, मोल्ड्स, रबर का मोल्ड्स जो होता है, मशीनरी यूज फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 30%। सिर्फ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मशीनरी को 30% मिलता है, बाकी सब जगह 15%, ठीक है। 40% ब्लॉक आता है एयरक्राफ्ट, एरियो इंजिन, जो एविएशन बिजनेस पर होते हैं, एरोप्लेन वाले बिजनेस पर होते हैं, इन पर ये 40% का ब्लॉक एप्लीकेबल होता है। तो आइटम वाइज अलग अलग रेट हमें यहाँ पर स्पेसिफाइड है, जो तुम्हें याद करना है, तुम कर सकते हो। तो उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, मोटर बस, मोटर लॉरीज, ये सब अप टू 19-20 में 45% स्पेशल रेट आया था। इनटैंजिबल एसेट, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब पर 20-25% डेप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये हमारा लास्ट था, हमारे पास इतना ही लिस्ट है। ब्लॉक जो होगा 25% का, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कोई सॉफ्टवेयर हुआ, ये सब पर 25% मिलता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया लिस्ट ऑफ एसेट जिस पर जितना डेप्रिसिएशन मिलेगा। एक्चुअल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। एक्चुअल कॉस्ट को तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने पे। जो एसेट का एक्चुअल कॉस्ट है उसी पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, ना कि मार्केट वैल्यू पर। मान लो कोई एसेट तुम 50,000 रुपए का है, लेकिन तुम्हें कहीं से वो 10,000 पर मिल गया, तो डेप्रिसिएशन जो तुम चार्ज करोगे वो 10,000 के ऊपर ही करोगे, ना कि 50,000 के ऊपर, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसएससी एक्चुअली मेड बाय द, कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्चुअली मेड बाय द एसएससी। एसएससी जितना पे किया है उसके लिए उसी पर मिलेगा, ठीक है। अंडर सेक्शन 43(1), एक्चुअल कॉस्ट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी reduced by the portion of the cost thereof if any and has been made directly or indirectly by other person or authority। एसएससी जो पे किया है वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? कॉस्ट पेड फॉर एक्वायरिंग द एसेट,
इंस्टॉलेशन का खर्चा, लाने ले जाने का खर्चा, इंश्योरेंस, फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग, मॉडिफिकेशन अगर कुछ हुआ है, रिपेयर मेंटेनेंस कुछ हुआ है, सैलरी, रेंट, लाइट, ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो एसेट से रिलेटेड होते हैं, उस पर जो भी होता है उस पर पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो ये है अदर कॉस्ट, एसेट को एक्वायर करने का खर्चा। मान लो मैं एक एसेट खरीदा, मशीन चाइना से खरीदा, एसेट तो 5 लाख का था, लेकिन चाइना से वो पहले इंडिया आएगा, इंडिया से फिर वो मेरे सिटी तक आएगा, सिटी से मेरे घर आएगा, उसके बाद चाइना से 2 लोग आएंगे इंजीनियर्स, उस मशीन को इंस्टॉल करेंगे, फिर एक स्पेशल इंजीनियर आएगा किसी और कंट्री से, वो आकर उसको चेक करेगा, उसके बाद वो मशीन स्टार्ट होगा। तो इस पर जो मशीन का कॉस्ट है, मशीन को इंडिया लाने का जो कॉस्ट है, मेरे घर तक लाने का जो कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है, जो इंजीनियर्स बाहर से आएंगे उनका आना जाना, रहना, खाना पीना, उनका सैलरी, उसके बाद जो चेक करने आएगा उसका आना जाना, रहना, खाना पीना, सैलरी, पैकिंग, अनपैकिंग, लोडिंग अनलोडिंग, सारे एक्सपेंस, इंश्योरेंस, फ्रेट, कूली का खर्चा, लेबर का खर्चा, सब कुछ मेरे एसेट के वैल्यू पर ऐड हो जाएगा। जब तक वो एसेट मेरे यहां पर स्टार्ट नहीं हो जाता, प्रॉपरली चलने नहीं लग जाता अच्छे तरीके से, तब तक का जो भी कॉस्ट है वो सब एसेट के कॉस्ट पर ऐड हो जाएगा, और वो कॉस्ट पर मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्लियर है बात? यस सर। तो कोई भी है कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन, प्री यूज पीरियड एक्सपेंस, यूज करने से पहले जो एक्सपेंसेस है वो, कोई पोर्शन जो किसी और के थ्रू मिला है तो उसका जो खर्चा होता है वो सब ऐड होकर मिल जाएगा। कैश पेमेंट गिवन बाय परचेज एक्वायर्ड ऑफ, अगर कोई एसेट को खरीदने के लिए तुम 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट कियो, याद करो कैश पेमेंट पर सेक्शन 43B 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट को अलाउ नहीं करता था। तो अगर कोई एसेट को खरीदने के लिए 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट किए हो तो वहां पर तुम्हें डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एसेट खरीदना है तो बैंक अकाउंट से पे करके ही खरीदना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1/4/2023 को 5,95,000 का एसेट था हमारे पास। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 एक नया आइटम 1.5 लाख रुपए का ऐड हुआ, एंड द आइटम वाज सोल्ड ऑन 15/9/2023 फॉर 79,000। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट 15% डेप्रिसिएशन है। ये एक एग्जांपल मैं करवा दे रहा हूं तुम्हें। ओपनिंग WDV, यहां पर क्या होता है ना, ब्लॉक कॉन्सेप्ट चलता है। ओपनिंग WDV, ओपनिंग वैल्यू कितना था, 5,95,000 प्लस एडिशन, एडिशन कितने का हुआ, 1.5 लाख रुपए का। कब हुआ था, मई 2023 में, 1,50,000। अच्छा, ये जो एडिशन हुआ ये 180 डेज से ज्यादा, देखो ओपनिंग वाला तो 180 से ज्यादा होगा ही, साल भर यूज होगा, लेकिन जो नया खरीदा गया वो मई में खरीदा गया, तो मई वाला मोर देन 180 डेज है तो फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो बताओ ऐड होने के बाद वैल्यू कितना बचा सर, 5,000 ये हो गया, और ये 9, अच्छा 5,000 नहीं, ये तो हाँ ये 5 ही होगा। मैं तुम्हें वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया 5,000, ये 9 5 14 1 1 6 7, 7,45,000 ये हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे हम सेल, सेल प्रोसीड्स माइनस करेंगे। ठीक है, सेल प्रोसीड कितना आएगा, सेल प्रोसीड माइनस सेल प्रोसीड कर देंगे। सेल प्रोसीड कितना है हमारा सर, एसेट सेल हुआ था 79,000 पर, 79, बताओ तो कितना आएगा, 15 से 9 गया सर, ये 6,000 आएगा, और ये 13 से 7 गया, ये आएगा 6, और ये आ जाएगा 6 आना चाहिए, 6,66,000 आ गया। अब हम का चार्ज करेंगे डेप्रीशिएशन, कितने पर डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, 6,66,000 के ऊपर फुल ईयर का डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा डेप्रीशिएशन फुल ईयर का, 6,66,000 इंटू 15%। ठीक है, 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या हमें बोला है कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, कोई नहीं बोला, कहीं बोला है, नहीं बोला। अगर देखो एक एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है, न्यू एसेट के ऊपर 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, वो एक स्पेसिफाइड बिजनेस को मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जब हमें कुछ भी नहीं बोला है तो हम यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एडिशनल नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। बताओ 15% कितना होगा सर, 15% इसका 9 लाख, ये होगा 99,900, 99,900 माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। ठीक है,
क्लियर है? यस सर। यहाँ पर एसेट दिया, लेकिन यहाँ पर ना एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है क्वेश्चन के अगेंस्ट जाकर। क्यों किया है? क्योंकि इसके बुक में जब ये एग्जाम्पल दिया है उसके पहले ना जस्ट पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन का पॉइंट दिया है, लेकिन वो पॉइंट हम अभी तक पढ़े नहीं है, तो बुक के हिसाब से ये ठीक किया है, लेकिन हमें ये एडिशनल नहीं लेना है क्योंकि हम अभी यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं। न्यू एसेट के केस में फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा 20% का डेप्रिसिएशन मिलता है। देखो 1.5 लाख पर 20% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलता है। वो क्यों मिलता है? कुछ स्पेसिफिक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट अलाउ किया, इस वजह से मिलता है। ठीक है, तो लेकिन हमें उसको यहाँ पर लेना नहीं है। नेक्स्ट, ये रहा एडिशनल डेप्रिसिएशन, हम अभी पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़े नहीं थे, वो क्वेश्चन इसके पहले था, बुक में वो क्वेश्चन इसके बाद दिया है, इसी वजह से। ठीक है, आओ एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है। ये एक एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होता है 20% का कुछ स्पेसिफिक बिजनेस के लिए ऑन न्यू एसेट। ये गवर्नमेंट चाहता है कि लोग नए नए एसेट को खरीदें और अपने बिजनेस पर लगाएं, इसीलिए एक नया प्रोविजन लेकर आया इस चीज को प्रमोट करने के लिए। बोला कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, 20% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाओगे तुम अगर तुम हर नया एसेट खरीदोगे। तो न्यू एसेट पर 20% का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन दे दिया। ठीक है, कौन क्लेम कर सकता है? हु कैन क्लेम? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करने वाला बिजनेस। ठीक है, और एसएससी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, ऑल्सो एप्लीकेबल टू बिजनेस एंगेज इन जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। या तो तुम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो या उसको डिस्ट्रीब्यूट करो या फिर कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहे हो। मेक इन इंडिया को प्रमोट करना था, गवर्नमेंट चाहता था कि लोग अपने फैक्ट्री में नए नए मशीन लगाएं और मेक इन इंडिया को प्रमोट करें। इस वजह से वो क्या किया, एक्स्ट्रा 20% का डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा 20% है। टाइप ऑफ एलिजिबल, न्यू मशीन ही अलाउ होगा, सेकेंड हैंड अलाउ नहीं होगा, नया बिजनेस होगा, इंस्टॉल होना चाहिए बिजनेस प्रेमाइसिस में। कंडीशन क्या है, ऑफिस अप्लायंसेस व्हीकल ये सब पर नहीं होगा, सिर्फ मशीन पर होगा। एसेट मस्ट नॉट बी अ सेकेंड हैंड एसेट, सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए, नया एसेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कंडीशन है, अगर 180 डेज से ज्यादा यूज होगा तो ये 20%, और 180 डेज से कम होगा तो इस साल 10%, नेक्स्ट साल 10%। ये जानबूझकर किया है, ये एक्स्ट्रा है। नॉर्मल जो 15%, 40%, 5% रूल है वो तो है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा 20% मिलेगा। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज ओवर एंड अबव द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। लेस, अगर 180 डेज से कम है तो 10%, और नेक्स्ट ईयर में 10%, और अगर 180 डेज से ज्यादा है तो करंट ईयर में पूरा 20%। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन का पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर एक दिया है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, एडिशनल किया। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं करने के लिए। देखो, यहां से बीकॉम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अगर तुम बीकॉम के अलावा कुछ और पढ़ रहे हो तो तुम इसको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन बीकॉम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार का क्वेश्चन जो अभी मैं करवाया हूं, ये जो है मेरे पीछे, इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, तो जो भी बीकॉम के बच्चे हैं वो यहां से आगे का पार्ट को स्किप कर सकते हैं। हम ऑलरेडी 20-22 मिनट पढ़ चुके हैं, यहां तक पढ़ लो बस, सफिशिएंट था बीकॉम। अगर तुम्हारा एग्जाम कल है, तुम नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, और एग्जाम कल है, तुम्हारे पास अभी एक्स्ट्रा ज्ञान का टाइम नहीं है, तो तुम यहीं पर वीडियो ऑफ करो और नेक्स्ट वीडियो में चले जाओ, क्योंकि यहां से जो टॉपिक है ये अब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो, तो यहां पर तुम्हें कुछ एसेट्स दिए हैं, उसका ओपनिंग डब्ल्यूडीबी दिया है, करंट ईयर में कितना खरीदे कितना बेचे, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है। तुम्हें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओगे। तो यहां पर मैं सॉल्यूशन के साथ तुम्हें दे दिया हूं, सारा सॉल्यूशन के साथ दे दिया हूं, तो सॉल्यूशन के साथ है, तुम खुद से प्रैक्टिस करना और टोटल डेप्रिसिएशन निकालकर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, चलो, ये हो गया एक क्वेश्चन। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसके हिसाब से भी डेप्रिसिएशन निकालोगे और वो तुम मुझे बताओगे। तो 2 क्वेश्चन है, बीकॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओडिशा के बच्चों के लिए नॉट मच इंपॉर्टेंट, बाकी यूनिवर्सिटीज वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा टाइम है तुम्हारे पास तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो दोनों क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।